नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाई कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 101 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने अच्छे से विद फैक्ट डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह 101 से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा देश क्रमशः। तो अगर सबसे बड़े देश की बात किया जाए दोस्तों क्षेत्रफल की बिहा पर, तो वो है रूस। और सबसे छोटा अगर बात करें तो वो है वेटिकन सिटी। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है। ठीक है ना, याद रहेगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सबसे छोटे देश के बारे में। फ्रेंड्स, वेटिकन सिटी जो है यह इटली के रोम शहर के अंदर बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और यह फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी माना जाता है। इसकी जनसंख्या जो है 840 मात्र है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है? तो 840 है। अगर वेटिकन सिटी की हम क्षेत्रफल का बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अब पूरे दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश जो है इसके बाद, यानी वेटिकन सिटी के पास जो आता है वो मोनाको है। कौन है? तो वो है मोनाको। ठीक है ना, मोनाको। ये भी जो है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी जो जनसंख्या डेंसिटी है, घनत्व है, वो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 है। ठीक है ना। और मोनाको जो कंट्री है यह इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना। और क्षेत्रफल की बिहा पे अगर हम भारत की बात करें तो यह 7वां बड़ा देश है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है नील नदी। ठीक है ना, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है ना। नील नदी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है, नाम है विक्टोरिया झील। तो उसी विक्टोरिया झील से निकल करके भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े तथा छोटे देश क्रमशः हैं। अब यहाँ पर जनसंख्या के बिहा पे बात कर रहा है, तो जनसंख्या के बिहा पर सबसे बड़ा देश चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। हालांकि पीछे वाले अभी 101 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वेटिकन सिटी के बारे में अच्छे से। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व में मत्स्य उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो मत्स्य उत्पादन की बात कर रहा है, तो इसमें जो आंसर है दोस्तों वो चीन है। ठीक है ना, जबकि भारत जो है दूसरे स्थान पर है। किस मामले में? मत्स्य उत्पादन के मामले में। लेकिन अगर झींगा मछली उत्पादन में भारत का स्थान पूछा जाता तो उसका आंसर होता पहला स्थान। ठीक, और मत्स्य उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है भारत का वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? तो वो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए हो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो अभी मैंने बताया है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, जिसकी डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ की डेंसिटी जो है लगभग 25,000 के आसपास है। वर्ग किलोमीटर में लगभग 25,000 लोग रहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप समझ गए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड्स, यह निवास करती है झारखंड में। ठीक है ना। एक्चुअली में फ्रेंड्स, मुंडा एक भारतीय आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर जो पठार का क्षेत्र है उसी के आसपास ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, समझ गए हो। वेरी गुड। आगे है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोंडा की अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स, यह जो है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों का एक पशुपालक जनजाति है। ठीक है ना, यानी नीलगिरी पहाड़ियों में यह जनजाति पाई जाती है, टोडा। याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गारो जनजाति है। तो गारो जनजाति जो है यह फ्रेंड्स मेघालय की है। ठीक है ना, और यह भी दोस्तों भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है ना, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? गारो जनजाति के बारे में। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए गारो का, तो गारो लोग जो है भारत के मेघालय राज्य के गारो पर्वत के निवासी आदिवासी हैं। ठीक है ना, इतनी बात यहाँ याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, बोडो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये करते हैं गारो पहाड़ी के पास। ठीक है ना, और यह जो है बोडो जनजाति जो है ये असम के मूल निवासी हैं। ठीक है ना,
और अगर बोडो की बात की जाए तो ये असम में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिखा है गद्दी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। तो ये जो लोग निवास करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार सीढ़ी के दोनों किनारों पर ये जनजाति निवास करते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला लिखा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो मानी जाती है 15 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का जो जन्म है एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ है, ऐसा माना जाता है, और इसी को महाविस्फोट सिद्धांत अथवा बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति है, नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। क्या है नाम? एक व्यक्ति है, नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। 1927 ईस्वी में इन्होंने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे चल करके एक व्यक्ति और आते हैं, नाम है एडविन हबल। एडविन हबल, इन्होंने भी इस बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को किस जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये रखा जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र में, क्योंकि अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी क्या विषुवत रेखा है, और जो भारत है ये अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और एक कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे जितना भी भारत का पोर्शन आ रहा है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है मकर रेखा होता है। इसके बीच का जो ये जोन होता है यह उष्णकटिबंधीय जोन होता है। तो इस उष्णकटिबंधीय जोन में भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। याद रहेगा, ठीक है। और थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय के बारे में। ये पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क तथा मकर रेखा के मध्य जो है स्थित होता है। अगर इस कटिबंध में बात किया जाए तो इसमें स्थित प्रत्येक भाग में वर्ष में कम से कम एक दिन सूर्य की किरण अवश्य लंबवत पड़ती हैं, ठीक है ना। जैसे कर्क रेखा पर कब लंबवत पड़ती है? 21 जून को, और मकर रेखा कब पड़ती है? 22 दिसंबर को, ठीक है ना। याद रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला लिखा है विश्व का सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में किसने बांटा है। तो फ्रेंड्स, ये बांटे हैं डी हिटलसी। कौन बांटे हैं? डी हिटलसी के द्वारा बांटा गया है। और फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप का अंतिम द्वीप है। यहाँ अंतिम द्वीप का मतलब ये है कि सबसे दक्षिणी द्वीप की बात कर रहा है, तो वो है मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय है, ठीक है ना। अगर लक्षद्वीप की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कवारती है। क्या है? कवारती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या जो है वो 36 मानी जाती है, परंतु केवल 10 द्वीपों पर ही जनजीवन इस समय पॉसिबल है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप का एक कस्बा है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो यह भारत का सबसे छोटा संघराज्य क्षेत्र भी है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट क्यों प्रसिद्ध है। तो कालाकोट दोस्तों ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना। और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी जिले में, कौन सा जिला है? राजौरी। तो राजौरी जिले में स्थित यह एक प्रकार का नगर है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सबसे अधिक खनिज जो पाया जाता है वो अभ्रक पाया जाता है, ठीक है ना। अभ्रक पाया जाता है। अगर अभ्रक की बात किया जाए दोस्तों, तो हालांकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अभ्रक के बारे में अच्छे से डिटेल दिया था। अभ्रक के बारे में बताया था कि अभ्रक का जो उत्पादन होता है भारत में वो पहला स्थान है माना जाता है, ठीक है ना। इसका जो अयस्क है वो फीमाटाइट माना जाता है, फीमाटाइट। और अभ्रक उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वो सबसे नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद राजस्थान है, ठीक है ना। याद रहेगा इतना बात, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखरों पर उत्पन्न पताका मेघ वस्तुतः होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं कपासी मेघ, ठीक है ना। किस प्रकार के मेघ होते हैं? कपासी मेघ। अब मैं थोड़ा सा आपको कपासी मेघ के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इनको हम लोग इंग्लिश में क्यूमुलस क्लाउड भी कहते हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है
ये वायु की संवहनी धाराओं के कारण होती है, ठीक है। और इसी कारण से ये ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होते हैं और ये कपास के ढेर जैसा दिखने के कारण इनका जो नाम है कपासी बादल नाम पड़ा हुआ है। और तो और दोस्तों, यह गुंबदाकार और फूलगोभी के समान भी दिखाई देते हैं। कौन? कपासी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है महाद्वीपों के किस भाग में सामान्यतः रेगिस्तानों की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति पाई जाती है, आप जरा सोच के बताइए कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये ज़्यादातर दोस्तों उत्तरी साइड में, है ना, रेगिस्तान की स्थिति ज़्यादा होती है। अगर हम थोड़ा सा मरुस्थल के फैक्ट की बात करें तो मरुस्थल को रेगिस्तान भी कहते हैं और यह एक प्रकार का बंजर अथवा शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है, अर्थात यहाँ न के बराबर होती हैं। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ वर्षा, बौछार, हिम, बर्फ आदि के रूप में बहुत कम होती है, तो वो सारा क्षेत्र मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछता तो कौन सा होता? सहारा मरुस्थल। अगर यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछता तो थार मरुस्थल होता। और अगर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूछता तो गोबी मरुस्थल होता, ठीक है ना। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? शुष्क मरुस्थल की बात कर रहा हूँ तो वो है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल, है ना। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल यही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सी नदी सीधे समुद्र में नहीं गिरती? तो सुवर्ण रेखा गिरती है, ताप्ती गिरती है, नर्मदा गिरती है, अजय नहीं गिरती है। अजय नदी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी मानी जाती है और यह नदी पश्चिम बंगाल में जा करके गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। और यह नदी जो है अजमावती के नाम से भी जानी जाती है, अजमावती के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। और सुवर्ण रेखा जो है बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है, ताप्ती नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में पानी गिरा देती हैं। अजय जो है डायरेक्ट जो है समुद्र में पानी नहीं गिरा पाती है बल्कि यह गंगा में जाकर के विलीन हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स यह है ताप्ती नदी के किनारे। और ताप्ती नदी की उद्गम का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है? तो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है शिवराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो शिवराय पहाड़ी जो है कावेरी और पेन्नार नदी के बीच है, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच स्थित है। और शिवराय पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, टीएन, टीएन का मतलब तमिलनाडु में स्थित है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी का। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और यह नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना पानी गिरा देती है। और वहीं अगर हम पेन्नार नदी की बात करें तो पेन्नार नदी दोस्तों कर्नाटक में एक नंददुर्ग पहाड़ी है। कौन सा? नंददुर्ग पहाड़ी है। तो इसी नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, याद रखिएगा, नेल्लौर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के पास जो है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, याद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल लिखा है भारत में कहाँ निवास करने वाली जनजाति का स्रोत नेग्रिटो प्रजाति है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो अंडमान निकोबार, ठीक है ना। ये जो नेग्रिटो प्रजाति है यह ज़्यादातर अंडमान निकोबार की तरफ देखने को मिलता है, उसी मतलब इसी प्रजाति से मिलती जुलती है। नेग्रिटो प्रजाति की अगर बात किया जाए तो यह जो प्रजाति है यह भारत में सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रजाति भारत में सबसे प्राचीन है और यह प्रजाति अब स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन इन प्रजातियों का रंग जो है अगर बात किया जाए तो हल्का सा काला, छल्लेदार बाल, छोटा कद होता है, जो कि आजकल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों की तरह जो है दिखते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अगला है इनमें से कौन सी जनजाति भारत की आदिम प्रजाति द्रविडियन का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं? ठीक है ना, तो वो है दोस्तों जुआंग का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं बल्कि पनियान, संथाल और लेप्चा का प्रतिनिधित्व करती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति कौन सी है? तो वो है मंगोलायड। अब हम आपको यहाँ बता देते हैं कि भारत में आने वाली प्रजाति कौन कौन सी है। तो भारत में सबसे पहली जो प्रजाति आई थी वो आई थी निग्रिटो। कौन आई थी? निग्रिटो आई थी, पहली प्रजाति थी निग्रिटो, ठीक है ना, और यही सबसे प्राचीन प्रजाति भी मानी जाती है। इसके बाद जो प्रजाति आई थी वो आई थी ऑस्ट्रेलायड, ऑस्ट्रेलायड, ठीक ना प्रजाति।
और तीसरी बात किया जाए तो तीसरा जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति आई थी। और चौथे नंबर पे अगर बात किया जाए तो आई थी नार्डिक, ठीक है ना, नार्डिक प्रजाति। और सबसे अंत में बात किया जाए तो आई थी मंगोलायड प्रजाति। थोड़ा सा हम नार्डिक प्रजाति की बात कर लेते हैं। दोस्तों इन्हीं को इंडो आर्य की संज्ञा भी दी गई है, जो आर्य समाज का निर्माण करने में अहम रोल प्ले किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गया हो, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ठीक है ना, तो पूर्वी तट पर नहीं स्थित बात कर रहा है, यानी पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो है नावा सेवा। ठीक है ना, नावा सेवा बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। और यह भारत का एक आधुनिकतम बंदरगाह है। ठीक है ना, यानी डिजिटल एक बंदरगाह है। ठीक है ना, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पारादीप का। तो पारादीप दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है। और थोड़ा सा बात करते हैं विशाखापत्तनम का। तो विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है और यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। और तूतीकोरिन की अगर बात किया जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, यानी पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा नहीं है? तो नावा सेवा है, याद रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज भी हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद फैक्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें इंपॉर्टेंट को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे।